नमस्कार दोस्तों, वीपीएनएल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं सुरजीत सिंह। हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे कि बच्चा देते समय और उसके पश्चात गाय की देखभाल। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो प्रसव की 3 अवस्थाएं होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसके बाद में देखे थे हमने देखा था प्रसव कैसे उसकी देखभाल की जाती है। जब वो मादा पशु है उसके प्रसव के बाद में उसकी कैसे देखभाल की जाती है। अगला पॉइंट आता है, अब आज हम बात करेंगे जेर के बारे में, यानी अपराध। आज हम बात करेंगे जेर। आज का टॉपिक है जेर, जिसे कहते हैं अपराध। ये क्या होती है, यानी कई मादाओं में या किसी डिस्टोकिया की वजह से या बुर्सोलोसिस जो जीवाणु संक्रमित जो बीमारियां हैं उनकी वजह से जेर रुक जाती है, यानी उसका टाइम होता है 12 घंटे। जेर यानी जेर 12 घंटे में पशु डाल देना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी बीमारियों की वजह से कि या डिस्टोकिया की वजह से कई बार होता है कि वो पशु जेर नहीं डाल पाता, तो हम उसे कहते हैं जेर का रुकना। जेर का रुकना किसे कहते हैं? रिडक्शन ऑफ प्लेसेंटा। जेर का रुकना किसे कहते हैं? रिडक्शन ऑफ प्लेसेंटा। रिडक्शन ऑफ प्लेसेंटा। जेर का रुकना क्या कहलाता है? रिडक्शन ऑफ प्लेसेंटा। ये क्या होता है? तो इसकी परिभाषा देखें हम तो क्या होता है, प्राय जो गाय होती है प्रसव के 6 घंटों में जेर गिर जानी चाहिए। लेकिन इसके बाद में कि प्रसव के 8 से 12 घंटों में भी अगर जेर ना गिरे, अगर प्रसव के 8 से 12 घंटों में भी अगर जो मादा पशु है उसने जेर नहीं डाली, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? रिडक्शन ऑफ प्लेसेंटा। कितने घंटों में? 8 से 12 घंटों में अगर मादा पशु ने जेर नहीं डाली, अगर मादा पशु ने 8 से 12 घंटों के अंदर, 8 से 12 घंटे यानी 12 घंटे तक देखते हैं हम कि 12 घंटे तक की पशु डाल देगा। इसके बाद में हम क्या करते हैं? पशु चिकित्सक की उसकी सहायता लेते हैं। लेकिन इसे क्या कहते हैं? अगर कोई पशु उस 8 से 12 घंटे के अंदर अगर जेर नहीं डालता तो उसको क्या कहते हैं? रिडक्शन ऑफ प्लेसेंटा, यानी जेर का रुक जाना। उसे कहते हैं जेर का रुक जाना, रिडक्शन ऑफ प्लेसेंटा। तो हम बात करते हैं कि जेर कितने प्रकार की होती है। जो अपरा होती है वो कितने प्रकार की होती है, कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। जेर के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है मातृत्व अपरा, मातृत्व अपरा या जेर, मातृत्व अपरा। और दूसरी होती है जो दूसरी जेर होती है वो बच्चे के, दूसरी होती है बच्चे का अपरा। जेर की जो प्लेसेंटा होती है, अपरा है, उसके कितने भाग होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? मातृत्व और बच्चे का अपरा, 2 भाग की होती है। तो अब इसके आगे देखते हैं कि जो ये मातृत्व अपरा और बच्चे का अपरा है वो कैसे जुड़ा हुआ होता है और उस मातृत्व अपरा के द्वारा, उस माता के द्वारा उस बच्चे को कैसे पोषण दिया जाता है। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। तो क्या होता है कि अगर जो मादा पशु है, मादा पशु है उसका गर्भाशय है, मादा पशु है उसका गर्भाशय, उसमें क्या पाए जाते हैं? बटन टाइप के छोटे छोटे, उन्हें क्या कहते हैं? कोटिलिडन्स कहते हैं। उन्हें कहते हैं कोटिलिडन। क्या बोलते हैं? जो छोटे छोटे बटन पाए जाते हैं गर्भाशय में, गर्भाशय में जिसके द्वारा जेर जुड़ी हुई होती है, इनके द्वारा जेर जुड़ी हुई होती है, यानी प्लेसेंटा अपरा जुड़ी हुई होती है। जो अपरा जुड़ी हुई होती है इनके द्वारा, इन्हें क्या कहते हैं? कोटिलिडन्स। उन्हें क्या कहते हैं? कोटिलिडन। उन्हें क्या कहते हैं? कोटिलिडन्स बोलते हैं। तो ये जो मादा गर्भाशय होता है उसमें ये कोटिलिडन्स की संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 80 से
120, 80 से 120 इनकी संख्या होती है। जो मादा गर्भाशय में छोटे छोटे जो बटन टाइप के होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, कोटिलिडन्स बोलते हैं, इनकी संख्या होती है 80 से 120। इसके द्वारा ही प्लेसेंटा जुड़ा हुआ होता है। और जो प्लेसेंटा जुड़ा हुआ होता है, जो मादा से प्लेसेंटा जुड़ा हुआ है, अगर मान लो कि जो बच्चा है उसको पोषण कहां से मिलता है, जो मान लो कि बच्चा है, तो जो नाभि होती है, जो बच्चे की नाभि होती है, उससे वो प्लेसेंटा जुड़ी हुई होती है। कौन सी? जो ये कोटिलिडन्स है, कोटिलिडन्स पर जो प्लेसेंटा अपरा होती है, ये कहां जुड़ी हुई होती है? बच्चे की नाभि पर, बच्चे की नाभि पर। जो ये जो नाभि पर ये जुड़ी हुई होती है छोटी छोटी, ये छोटी छोटी जो जिन्हें हम लहरें बोलते हैं, उसकी किसकी? अपरा की। उसे क्या बोलते हैं? हम विलाई बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं विलाई। जो किससे जुड़ी हुई होती है? बच्चे की नाभि से। किससे? बच्चे की नाभि से जुड़ी हुई होती है। क्या? ये प्लेसेंटा, जिससे जो मादा पशु है, जिससे बच्चे को क्या दिया जाता है? पोषण। और जो ये विलाई होती है, इन्हें क्या बोलते हैं हम? कोरेंज। इन्हें क्या बोलते हैं? कोरेंज। जो ये विलाई होती है, इसे हम जो ये जुड़ी हुई होती है उसे विलाई बोलते हैं, लेकिन इस विलाई को क्या बोलते हैं? कोरनकल्स। कोरनकल्स। अब इसके बाद में देखते हैं कि किस प्रकार से जुड़ी हुई होती है। कि जो ये विलाई होती है, ये किसमें फंसी हुई होती है? कोटिलिडन्स के छोटी छोटी एक अंगुलियों की भांति के निकले हुए होते हैं, इनमें जुड़ी हुई होती है। इसके द्वारा ही जो बच्चा होता है गर्भाशय में, उसको पोषण दिया जाता है, उसको पोषण दिया जाता है, उसको ऑक्सीजन या जो भी पोषक तत्वों की जरूरत होती है, वो किसके द्वारा दी जाती है? अपरा यानी प्लेसेंटा, जो इससे मादा पशु के गर्भाशय से जुड़ी हुई होती है। और बच्चे को किससे दिया जाता है? उसकी नाभि के द्वारा दिया जाता है। तो कोटिलिडन्स की संख्या होती है 80 से 120। और जो विलाई होती है वो किससे जुड़ी होती है? कोटिलिडन्स से। और बच्चे की नाभि से, बच्चे की नाभि से, उसके द्वारा बच्चे को क्या दिया जाता है? पोषण दिया जाता है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि प्लेसेंटा, प्रसव के बाद प्लेसेंटा गिरने की प्रक्रिया। जो प्लेसेंटा गिरती है वो किस प्रकार से गिरती है, कौन कौन सी प्रक्रिया है? तो पहली होती है यांत्रिक, पहली आती है यांत्रिक प्रक्रिया, पहली यांत्रिक, दूसरी एंजाइम, तीसरी हार्मोनल। दूसरी होती है एंजाइम और तीसरी होती है हार्मोनल। जो तीसरी होती है, जो इसमें मादा पशु के प्रसव द्वारा प्लेसेंटा गिरने की जो प्रक्रिया है, वो 3 प्रक्रियाओं से गिरती है। कौन कौन सी? यांत्रिक द्वारा, एंजाइमल और हार्मोनल। एंजाइमल, हार्मोनल और यांत्रिक क्रियाओं द्वारा जो प्लेसेंटा गिरती है, जो प्लेसेंटा नीचे गिरती है मादा पशु के प्रसव के बाद में, वो 3 प्रक्रियाओं द्वारा गिरती है। इसमें क्या होता है कि जो हम इसमें बच्चे के जन्म के बाद में गर्भाशय का रक्त संचरण कम हो जाता है। अगर मान लो प्रसव हो गया, पशु का प्रसव हो गया, उसके बाद में उसके जो गर्भाशय का रक्त संचरण है, जो रक्त संचरण चल रहा है गर्भाशय में, रक्त बह रहा है, वो कम हो जाता है। इसके कारण क्या होता है? जो कोटिलिडन्स और कोरनकल्स यानी विलाई होती है, उनका जुड़ाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है, यानी उनका आकार भी छोटा होने लग जाता है। क्योंकि जब उनको पोषण दिया जाता है पशु को कोटिलिडन्स द्वारा, तो उनका आकार बड़ा होता है, लेकिन उनका रक्त संचरण कम होने के बाद में, गर्भाशय का रक्त संचरण कम होने के बाद में कोटिलिडन्स का आकार छोटा
हो जाता है, कोटिलिडन्स का आकार छोटा हो जाता है तथा उन जो इन दोनों का जुड़ाव है किनका इनका जो विलाई है, अब विलाई है छोटी छोटी अंगुलियों की भांति की जो निकली हुई होती है, इन दोनों का जुड़ाव भी थोड़ा कम हो जाता है, इनका जुड़ाव ढीला हो जाता है। इसके बाद में जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनता है, मां में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्तर कितने घंटे तक रहता है? 48 घंटे के बाद भी बढ़ा रहता है। कितने घंटे तक रहता है? 48 घंटे। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है अगर मादा के प्रसव के बाद में भी 48 घंटे बाद तक बढ़ा रहता है। क्या? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रभाव। इससे क्या होता है? जिसे जो गर्भाशय का जो संकुचन है, जो गर्भाशय का संकुचन है वो जारी रहता है, गर्भाशय में संकुचन जारी रहता है, जिससे जेर गिरने में आसानी होती है। किसके कारण? ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण। फिर आता है जो कोटिलिडन्स है उनमें एक कोलेजन हार्मोन होता है, कोलेजन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन? कोलेजन। कोलेजन हार्मोन ये स्रावित होता है किसमें? ऑक्सीटोसिन जो कोटिलिडन्स है, जो कोटिलिडन्स है इनके द्वारा कोलेजन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा? कोलेजन हार्मोन स्रावित होता है, जिससे क्या होता है कि ये जो तंतु है कौन कौन से विलाई के जो जेर के जो विलाई जेर जुड़ी हुई होती है इनको घोल देता है, इनको घोल देता है। जो कोटिलिडन्स और कोलेजन्स होते हैं उनके क्या घोल देता है? कौन सा हार्मोन घोलता है? जो विलाई जुड़ी हुई होते हैं, जो जेर जुड़ी होती है, कौन सा हार्मोन? कोलेजन हार्मोन उनको घोल देता है। इसके बाद में आता है जिससे उनका जो जुड़ाव होता है, जो जुड़ाव होता है जेर का अपराकार इनके द्वारा, कोटिलिडन्स के द्वारा जो जेर का जुड़ाव होता है वो ढीला हो जाता है, ढीला पड़ जाता है। इन जो ये तीन होते हैं कौन कौन से? यांत्रिक, एंजाइमल और हार्मोन। इन तीनों के द्वारा ही जेर गिरने की प्रक्रिया होती है, इन तीनों के द्वारा ही जेर गिरने की प्रक्रिया होती है। जो मैंने बताया कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वो प्रसव के कितने घंटे बाद तक भी एक्टिव रहता है? 48 घंटे बाद तक भी एक्टिव रहता है। अब हम बात करें कि आरओपी होने के कारण इसकी क्यों होता है? कौन सा? आरओपी क्यों होता है? रिडक्शन ऑफ प्लेसेंटा किन कारणों से होता है? रिडक्शन ऑफ प्लेसेंटा, रिडक्शन ऑफ प्लेसेंटा। आरओपी का पूरा नाम रिडक्शन ऑफ प्लेसेंटा। ये किन कारणों से होता है? हम इसके कारण देखेंगे कि किन कारणों से किन कारणों से होता है रिडक्शन ऑफ प्लेसेंटा की जेर किन कारणों से गिर नहीं पाती। तो सबसे पहला कारण आता है गर्भपात। पहला कारण आता है गर्भपात। पहला कारण आता है गर्भपात कि जब प्लेसेंटा पूर्ण विकसित नहीं हो पाता, जब गर्भपात होता है तो प्लेसेंटा पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता और मादा में किन्हीं कारणों से गर्भकाल के पूर्ण होने से ही गर्भपात हो जाता है, कि कोई बीमारी या जीवाणु के कारण, कोई बैक्टीरिया है उनके कारण, यानी गर्भकाल पूरा होने से पहले ही पशु का गर्भपात हो जाता है। इस स्थिति में कौन सी स्थिति आती है? जब गर्भपात होता है तो आरओपी रिडक्शन ऑफ प्लेसेंटा यानी जेर का रुक जाना, अपरा का रुक जाना। तब कौन सी स्थिति में? गर्भपात की स्थिति में। फिर दूसरी आती है कि गर्भाशय के संक्रमण होने के कारण। दूसरा कारण हो सकता है कि किन कारणों से जेर नहीं गिरती? गर्भाशय में संक्रमण के कारण। गर्भाशय में संक्रमण के कारण
क्या क्या, एक गर्भपात, दूसरा आता है गर्भाशय में संक्रमण के कारण, तीसरा आता है कि जीवाणुओं के संक्रमण के कारण। जीवाणु कौन संक्रमण के कारण? ब्रुसेलोसिस, जो ब्रुसेलोसिस बीमारी आती है जो एक से दूसरे पशु में फैलती है, उसके कारण भी क्या होता है, आरओपी का खतरा रहता है। किसके कारण? ब्रुसेलोसिस, ब्रुसेलोसिस। ब्रुसेला के कारण भी क्या होता है, आरओपी का खतरा रहता है, डिटेक्शन ऑफ प्लेसेंटा का खतरा रहता है। एक होता है विब्रो, विब्रो फ्यूटस, विब्रो फ्यूटस, इसके कारण भी क्या होता है, आरओपी का खतरा बना रहता है। आरओपी इन संक्रमणों के कारण क्या होता है, जेर नहीं गिर पाती। कई कारण होते हैं, गर्भपात हो सकता है, गर्भाशय में संक्रमण हो सकता है, ब्रुसेलोसिस के कारण भी हो सकता है, या विब्रो फ्यूटस के कारण भी क्या होता है कि आरओपी हो सकती है। अब इसके बाद में आता है कि गर्भाशय में किन कारणों के द्वारा, इसके बाद में आता है कि गर्भाशय में किन कारणों के द्वारा संकुचन नहीं हो पाता। गर्भाशय में संकुचन क्यों नहीं हो पाता, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो किन कारणों से, कि एक तो पहला आता है हार्मोन की कमी के कारण। हार्मोन कौन सा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की कमी के कारण। कि जो गर्भाशय में संकुचन नहीं होता वो किस वजह से नहीं होता, हार्मोन की कमी के कारण। कौन से हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की कमी के कारण। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन आता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की कमी के कारण गर्भाशय में संकुचन नहीं हो पाता। और दूसरा आता है डिस्टोकिया, कि डिस्टोकिया की वजह से भी जो गर्भाशय है उसमें संकुचन नहीं हो पाता। किसके कारण? डिस्टोकिया। डिस्टोकिया की वजह से भी जो क्या होता है, जो गर्भाशय है उसमें संकुचन नहीं हो पाता, वो जिससे जेर नहीं गिर पाती, जिससे जेर नहीं गिरती। किसके कारण? डिस्टोकिया के कारण। फिर तीसरा पॉइंट आता है कि गर्भकाल का अधिक लंबा होना। तीसरा पॉइंट है गर्भकाल का अधिक लंबा होना। गर्भकाल का अधिक लंबा होना। तीसरा पॉइंट आता है गर्भकाल का अधिक लंबा होना। इसके कारण में क्या होता है, आरओपी नहीं गिर पाती, यानी जेर नहीं गिर पाती। जो अपरा होता है वो भी नहीं गिर पाता, क्योंकि वो अंदर कोटिलिडन्स होते हैं उनके चिपक जाता है। क्यों? गर्भकाल अगर टाइम पे नहीं हो पाया तो ज्यादा टाइम पर रहने पर क्या होता है, उनके कोटिलिडन्स के जो अपरा है वो चिपक जाती है और अंदर ही अंदर सूख जाती है। फिर आता है कि इसमें आहार में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी के कारण भी आरओपी, ये जो जेर है, ये आरओपी है वो नहीं हो पाता। जो आरओपी है वो हो जाता है किसके कारण? कैल्शियम और फास्फोरस की कमी के कारण। कैल्शियम और फास्फोरस की कमी। किसके कारण? कैल्शियम और फास्फोरस की कमी के कारण क्या होता है, आरओपी, रिडक्शन ऑफ प्लेसेंटा। फिर होता है, एक होता है मल्टीपल बर्थ, एक होता है मल्टीपल बर्थ। इसके बाद में आता है कौन सा, पांचवा पॉइंट आता है कौन सा, मल्टीपल बर्थ की आरओपी किन कारणों से होता है। एक तो हार्मोन की कमी से, कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। फिर आता है दूसरा डिस्टोकिया की वजह से। फिर तीसरा होता है गर्भकाल का अधिक लंबा होना, गर्भकाल का अधिक लंबा होना। और चौथा आता है कैल्शियम और फास्फोरस की
कमी के कारण क्या होता है आरओपी। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है पांचवा की आरओपी किस वजह से कि एक होता है मल्टीपल बर्थ। मल्टीपल बर्थ, मल्टीपल बर्थ क्या होता है? मल्टीपल बर्थ यानी इसमें क्या होता है साधन से गाय और भैंस घोड़ी है उनमें एक ही बच्चा होता है। एक बार जब प्रसव होता है तो एक बार क्या होता है एक बच्चा होता है, लेकिन एक से ज्यादा बच्चा होने पर क्या होता है आरओपी की स्थिति होती है। किसकी? रिडक्शन ऑपरेशन यानी जेर का रुक जाना। किस स्थिति में मल्टीबर्थ बर्थ क्या है कि एक समय में कि गाय भैंस द्वारा एक समय में एक से ज्यादा यानी दो बच्चे देना क्या होता है मल्टीपल बर्थ। यानी एक से ज्यादा बच्चे देना, एक से ज्यादा बच्चे देना। एक से ज्यादा बच्चे देना क्या कहलाता है मल्टीपल बर्थ। मल्टीपल बर्थ क्या कहता है एक से ज्यादा बच्चे देना। इस वजह से भी क्या होता है कि जो आरओपी की स्थिति है रिडक्शन ऑपरेशन का वो हो सकती है एक से ज्यादा बच्चे देने पर भी। तीसरा आता है स्टील बर्थ। जो छठा पॉइंट आता है स्टील बर्थ। स्टील बर्थ क्या होता है कि मरे हुए बच्चे का होना क्या कहलाता है स्टील बर्थ, मरा हुआ बच्चा। स्टील बर्थ क्या कहलाता है मरा हुआ बच्चा, और मल्टीपल बर्थ कहलाता है एक से ज्यादा बच्चा। तो स्टील बर्थ होता है मरे हुए बच्चे का होना क्या कहलाता है स्टील बर्थ। तो इन कारणों के कारण से क्या होता है गर्भाशय में संकुचन नहीं हो पाता, और जेर नहीं गिर पाती। अब इसके बाद में देखेंगे हम इसके लक्षण क्या है कि हम पहचान सके कि आरओपी है, ये आरओपी यानी जेर रुक गई है। तो इसके लक्षण देखेंगे तो सबसे पहले लक्षण आता है क्या आता है इसके, हम देखते हैं इसके लक्षण। जेर के लक्षण, इसके लक्षण देखते हैं तो किन कारणों से 12 क्या होता है। पहला पॉइंट आता है कि 12 घंटे तक जो जेर है वो लटकी रहती है। जो जेर है वो 12 घंटे तक भी लटकी रहती है। फिर दूसरा पॉइंट आता है कि इसमें क्या होता है कि 12 घंटे तक इसमें जो डिस्चार्ज है उसमें बदबू नहीं आती। 12 घंटे के अंदर अगर 12 घंटे तक है जेल लटकी हुई, 12 घंटे हो गए, इसके 12 घंटे के अंदर तक क्या होता है उसमें बदबू नहीं आती। किसमें आरओपी में जो जेल है उसमें बदबू नहीं आती। लेकिन अगर इसके बाद में इस 12 घंटे के बाद तक भी जेल लटकी रहती है तो उसमें क्या होता है बदबू आने लग जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि 12 घंटे तक है तो इसका पल्स साधारण रहता है, पल्स व तापमान साधारण रहता है। किसका? पशु का पल्स व तापमान साधारण रहता है। कहां तक? 12 घंटे के अंदर तक। 12 घंटे के अंदर तक उसका पल्स और जो तापमान है, जो नाड़ी दर है या तापमान है, उस टेम्परेचर वो का क्या रहता है साधारण रहता है। और 12 घंटे के अंदर क्या होता है वो क्या होती है नम रहती है, कोमल रहती है और बदबू नहीं देती। क्या? जेर बदबू नहीं देती।
जो जेर होती है वो कैसी होती है, बदबू कम होती है और नमी रहती है। उस जेर में अगर क्या होता है, नमी रहती है और बदबू कम होती है। लेकिन इसके 12 घंटे के बाद में देखें, अगर हम 12 घंटे के बाद में देखें तो क्या होता है, 12 घंटे के बाद में भी जो जेर है वो कैसे क्या होता है, वो बदबू देने लग जाती है, बदबू देने लग जाती है और संक्रमण होने का खतरा भी रहता है। क्या होता है, संक्रमण होने का डर भी रहता है। कितने घंटे बाद में, 12 घंटे बाद में। 12 घंटे बाद में क्या होता है, संक्रमण का डर रहता है। इसमें क्या होता है, एक एंड्रोक्सिया यानी भूख कम लगती है पशु को। 12 घंटे बाद में अगर पशु ने जेर नहीं डाली तो क्या होता है, भूख कम लगती है। कौन सी स्थिति में, 12 घंटे की बाद की स्थिति में। अगर पशु ने 12 घंटे बाद में जेर नहीं डाला तो संक्रमण का खतरा होता है। एक पशु को भूख कम लगती है और उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है। पशु का टेम्परेचर बढ़ जाता है, पशु का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और दूसरा तीसरा पॉइंट, जो चौथा पॉइंट होता है, उसमें क्या होता है कि पशु बार बार पीछे की तरफ क्या करता है, जोर लगाता है। पशु बार बार पीछे की तरफ जोर लगाता है, उससे क्या होता है कि प्रोलैप्स होने का खतरा रहता है। गर्भाशय का प्रोलैप्स भी हो सकता है, यानी गर्भाशय जो प्रोलैप्स है वो बाहर आ जाता है, जिसे हम कहते हैं फूल का बाहर आ जाना या शरीर का बाहर आ जाना। क्या कहते हैं, प्रोलैप्स। कि इसमें कौन सी स्थिति में होता है, 12 घंटे के बाद में, कि जेर नहीं डाली तो क्या होता है, पशु पीछे निमाता है यानी जोर करता है, उससे क्या होता है, प्रोलैप्स होने का खतरा रहता है। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि इसका उपचार, जेर का हम कैसे इसका उपचार कर सकते हैं औषधियों के द्वारा और जो मेडिसिन है उनके द्वारा। तो हम देखते हैं कि औषधि पहले देखते हैं औषधियों के द्वारा। औषधि द्वारा आरोपी का ट्रीटमेंट देखें तो औषधि द्वारा देखें तो इसमें क्या होता है कि कभी भी जेर के कोई वजन नहीं बांधना चाहिए। जो जेर है, जो प्लेसेंटा लटकी हुई है, उसके क्या कि वजन नहीं बांधना चाहिए। जो जेर है उसके वजन नहीं बांधे। और इसके बाद में आता है कि 24 घंटे के भीतर, 24 घंटे के भीतर हमें क्या करना चाहिए, जो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है जिससे संकुचन बढ़ता है गर्भाशय का, वो कैसे लगाना चाहिए कि 75 से 100, 70 से 100 IM इंट्रामस्कुलर देना चाहिए। इसकी डोज 70 से 100 ml डोज है कि किस प्रकार से देना चाहिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन IM। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन देते हैं पशु को कौन से रूप से देते हैं, IM से इंट्रामस्कुलर। फिर क्या होता है कि अगर 24 घंटे के भीतर भी अगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके बाद में 24 घंटे के बाद में ऑक्सीटोसिन हार्मोन दोबारा नहीं लगाना चाहिए। फिर इसके बाद में हम एक और ट्रीटमेंट देखें तो जैसे कि पाउडर है, हम पाउडर दे सकते हैं यूट्रेटोन लिक्विड। यूट्रेटोन लिक्विड ये लिक्विड पिला सकते हैं पशु को। और इसके बाद में आता है पाउडर, आता है यूट्रोफीड पाउडर। जो पाउडर होता है यूट्रोफीड,
यूट्रोफीड पाउडर है, ये पशु को खिलाना चाहिए। या रिप्लेसेंटा है, जो पिलाने की दवा आती है, रिप्लेसेंटा। तो ये उपचार है कि कभी भी जेर के वजन नहीं बांधे। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो 24 घंटे के अंदर ही लगाना चाहिए, 24 घंटे के बाद में ना लगाए। ऑक्सीटोसिन हार्मोन लगाते हैं कौन से रूप से लगाते हैं? इंट्रामस्कुलर यानी आईएम। और इसके बाद में जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन से भी कुछ नहीं हो पाए तो हम क्या करते हैं, जो लिक्विड है, यूट्रेटाइन है, पाउडर यूट्रोफीड है या रिप्लेसेंटा है, जो पिलाने की दवा आती है, वो पशु को पिलानी चाहिए। जिससे क्या होता है, आरओपी जो जेर रुकती है वो आसानी से गिर जाएगी। तो हमने देखे जेल का उपचार देखा, जो आरओपी है उसके औषधि द्वारा कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये लिक्विड पिलाना चाहिए, पाउडर यूट्रोफीड देना चाहिए, रिप्लेसेंटा पिलानी चाहिए। अब इसके बाद में देखते हैं हम आरओपी के दुष्प्रभाव, इसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, इसके दुष्प्रभाव देखेंगे हम। आरओपी के दुष्प्रभाव, आरओपी के दुष्प्रभाव। तो इसमें क्या होता है, पहला पॉइंट आता है दुग्ध उत्पादन कम होता है, दुग्ध उत्पादन कम होता है। जब आरओपी की स्थिति आती है तो उसके बाद में जो पशु से जो दुग्ध उत्पादन होता है वो कैसा होता है, कम होता है। और प्रसव के बाद में गर्भाशय में एक सूजन, मेट्राइटिस, गर्भाशय में सूजन, व पायोमेट्रा, यानी गर्भाशय में इंफेक्शन के कारण क्या होता है, अगर उसके बाद में आरओपी हो जाती है, उसके दुष्प्रभाव से क्या होता है, गर्भाशय में सूजन और पायोमेट्रा का संक्रमण हो जाता है। इसके बाद में जो तीसरा पॉइंट आता है वो आता है कि दो व्यावत के बीच का समय अंतराल है वो बढ़ जाता है। जो दो, मान लो कि पशु आज ब्याया है, उसके बाद में जो हम आगे जो ब्याएगा उसके बीच का समय, जो ए तो अब ब्याया है और उसके बाद में जो अगला ब्यावत है, उन दोनों के बीच का समय बढ़ जाता है, उन दोनों के बीच के समय बढ़ जाता है, दो ब्यावत के बीच का समय बढ़ जाता है। तो इसके दुष्प्रभाव है आरओपी के कि दुग्ध उत्पादन कम होता है, गर्भाशय में सूजन जिसे मेट्राइटिस बोलते हैं, पायोमेट्रा हो सकता है, और जो दो ब्यावत का समय है वो बढ़ जाता है। तो आज हमने बात की कि जो बच्चा देते समय और उसके पश्चात गाय की देखभाल में हम बात की जेर के बारे में कि जेर क्या होती है, आरओपी क्या होती है और इसके लक्षण क्या है और इसके उपचार क्या है और इससे होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में हमने चर्चा की। तो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नए टॉपिक के साथ। इसके साथ नमस्कार। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.